तो पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझ लिया जाए कि ये हमारे पास मेटल है और इस मेटल के पास लिगेंड है और जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। जब बहुत दूर होते हैं तब क्या होता है और जब पास आ जाते हैं तब क्या होता है? देखिए, आप पहले आप बॉडी को समझिए। अगर किसी स्टूडेंट को 4 लोग घेर के मार रहे हैं, ये स्टूडेंट है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो इस स्टूडेंट का आर्गुमेंट होता है कि सर दीज पीपल अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी इन सर्कुलर वे। उसको सर्कल दिखाई पड़ता है, विजन क्या है, बहुत बड़ा है। और जब वो करीब आ जाते हैं तब वो कहता है कि सर मुझको डायगोनली मारा जा रहा है। तो जब आप दूर हटते हैं तो सर्कल है और पास आते हैं तो क्या है, डायगोनल है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। अगर लिगेंड बहुत दूर है तो यहां पर चारों तरफ से एक स्फेरिकल फील्ड आ रही है, पांचों सब तरफ से आ रहा है, ये स्फेरिकल फील्ड है। और जब और पास आया तब मालूम पड़ा कि नहीं साहब ये स्फेरिकल तो नहीं है, ये आपका अलोंग द एक्सिस है। देख रहे हैं, जैसे अभी आपको बताया था कि वो जो स्टूडेंट दूर से आ रहा था, पांचों टीचर बैठे हुए थे, नहीं मालूम था कहां जाएगा, तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई। क्यों? फील्ड क्या थी, स्फेरिकल थी, सबके ऊपर लग रही थी। वही चीज हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका और इसके बनते वक्त क्या हुआ अब उसको देखा जाए। तो देखिए यहां पर ये हमारे पास फ्री आयन है, ये डी आयन है, सेंटर मेटल आयन का सेंटर मेटल आयन है, इसको डी आयन भी बोल देते हैं। लेकिन मेनली बात यह है कि डी सब एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है डज नॉट मैटर। ठीक, उसके आगे जब लिगेंड्स आ रहे थे, बहुत दूर थे, तो जो फील्ड थी वो फील्ड कौन सी थी आपकी, स्फेरिकल फील्ड थी। दिस वन योर स्फेरिकल फील्ड। जब और पास आए तो हमको मालूम पड़ा कि नहीं साहब ये जो लिगेंड्स हैं वो तो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनसे इंटरेक्शन होगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे उस बच्चे ने कहा कि साहब हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बात हो रही है तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहां जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही तो 2 डी ऑर्बिटल थे जो कि अलोंग द एक्सिस थे। और ये जो 3 थे वो क्या थे, इन बिटवीन द एक्सिस थे। तो इन 2 की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई। और ये जो 3 है वो एनर्जी कम हो गई। अब बात समझिए, एनर्जी कहीं से आती नहीं है। हम कितना खुश होते हैं जितना हमारा पड़ोसी दुखी होता है। पता नहीं क्यों मुझे बोलते बड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब बहुत आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारा पड़ोसी दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये हमेशा दुनिया रिलेटिव चलती है। ठीक, तो कहीं से एनर्जी आएगी नहीं, ना एनर्जी कहीं से जाएगी। ये एनर्जी यहां तक पहुंच गई है। अगर 2 ऊपर बढ़ गए हैं तो 3 नीचे हो जाएंगे। तो 2 का लॉस, ये 2 का जो एनर्जी बढ़ रही है वो एनर्जी आएगी कहां से, वो 3 के लॉस से आएगी। तो जो लॉस हो रहा है वो 3 का हो रहा है और जो गेन हो रहा है वो 2 का। इसलिए जब हम लोग फिगर बना रहे होते हैं तो इस फिगर में आप इस चीज का
बहुत विशेष ख्याल रखते हैं, ये गैप कम होना चाहिए, ये गैप ज्यादा होना चाहिए। इसी गैप को दिखाने के लिए हम लोग वर्ड लेके आए। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसके लिए? फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा नॉट दिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस वैल्यू को -2/5 डेल्टा नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑर्बिटल थे, 2 जा रहे हैं ऊपर, 2 के रिस्पेक्ट में इनकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये कितना हो गया? -2/5। अब सोचिए अगर ये एनर्जी -2/5 है और 3 ऑर्बिटल है, कितना हो गया? -6/5। अगर -6/5 है तो इन दोनों को क्या मिलेगा? +6/5। तो 2 ऑर्बिटल कितना मिल रहा है? +6/5। तो एक को कितना मिलेगा? +3/5। ध्यान रखेंगे, आप लोग याद कर लेते हैं कि साहब 2 जा रहा है, 2 यहां, 3 जा रहा है, 3 यहां और ये हो गया। नहीं, ये तरीका नहीं है। दिस वन इज द नॉट द राइट वे। आप गलत नहीं, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल नहीं। तो ये जो एनर्जी है इसको भी एक नाम दिया गया, स्टेबलाइज हो रही है। तो ये जो एनर्जी होती है इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जिससे यह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ध्यान से देखें तो ये CFSE, ये भी है CFSE। तो CFSE होगा क्या? तो जो बुक में लिखा हुआ है CFSE सिर्फ तनहा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो जो CFSE होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है? -2/5 डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जो ये वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस इज योर डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन, ये हमने एक केस डिस्कस किया, CF2 अप्लाई टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे, लेकिन 2 केस लेके आएंगे। यहां पर फ्री आयन है और उस फ्री आयन का ये d ऑर्बिटल है, उस पर कोई भी एक लिगेंड आ रहा है। जब लिगेंड बहुत दूर था तो जो फील्ड थी वो आपकी स्फेरिकल फील्ड थी। और क्योंकि बात ऑक्टाहेड्रल की ही हो रही है तो यहां पर 2 सेट थे, एक T2Z और एक था आपका EC। अब जो लिगेंड आया वो ऑक्टाहेड्रल में आया तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी कम हो गई। देखिए हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसा कुछ हो गया। ये भी केस देखिए वही है, सेंट्रल मेटल आयन फिर वही है। यहां जो लिगेंड आ रहा था वो लिगेंड L था और यहां जो लिगेंड आ रहा था वो L1 है, दूसरा लिगेंड है। अगर आप बहुत ध्यान देखो, केमिस्ट्री के अंदर हर स्टेप में ध्यान देने की बातें हैं, इसलिए बुक्स में काफी गड़बड़ियां होती हैं। अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों की एनर्जी हमने बराबर ही बनाई दी है। स्फेरिकल फील्ड में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो स्फेरिकल फील्ड है वो तो बहुत दूर से लग रही है और जब उसके आगे बढ़े तो मालूम पड़ा
कि ये जो आपका था ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और इसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो डिवीजन था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ध्यान से देखिए, यहां जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। ये भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ये भी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। लेकिन दिस वन इज CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर लिगेंड एंड दिस वन इज फॉर लिगेंड। अब यहीं से हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग कब होता है और वीक कब होता है। अगर आपको याद हो तो जो भी आप पढ़ रहे थे उसके अंदर था एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां भर गए 3। अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग भी करवा सकता है। अगर वो ऊपर जाना चाहे तो उसको एनर्जी क्या चाहिए, डेल्टा नॉट, और पेयरिंग होना चाहे तो एक एनर्जी क्या लगती है, P। और इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, और डेल्टा नॉट अगर P से ज्यादा है तो बजाय ऊपर जाने के यहां क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो जो फील्ड है वो क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फील्ड तो हुई, लेकिन कौन सी फील्ड हुई, स्ट्रॉन्ग। यहां देखिए पेयरिंग एनर्जी, यहां भी देखिए डेल्टा नॉट है, बट डेल्टा नॉट इज लेस देन P, मतलब बजाय पेयर होने के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा, और ऊपर जाना पसंद करेगा तो जो फील्ड होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीक स्फेरिकल फील्ड। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और दूसरा इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जब आप बोलेंगे वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड तो देखिए ये कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, तो 1 2 3, तो बजाय पेयरिंग कराने के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऊपर। तो उस कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या हो जाएगा कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2। देयर इज प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे ये पूछ सकते हैं बताइए D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे 5। और जब आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग। और जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं देखिए 1 2 3, नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉन there are 2 choices whether it moves to T2G or EG, and the parameter which is going to hold this one, the delta naught is greater than P. So instead of moving to EG, it is going to pair up. So these 2 electrons are going to pair up in T2, and the electronic configuration becomes T2G 5 EG. क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकेगा, क्वेश्चन थोड़ा आगे ही बढ़ेगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताइए कि CFSE, देखिए CFSE of D5 इलेक्ट्रॉनिक configuration in strong octahedral field, बताइए क्या हो जाएगा,
तो अब तक तो CFSE खाली बढ़ते आए आप लोग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जो इसकी वैल्यू थी कितनी थी बताइए, -2/5 डेल्टा ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। देखिए अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, CFSE 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू बताइए -2/5 डेल्टा। ठीक, एक पेयर होता है तो एनर्जी पूरी बाहर निकलती है। यहां पेयरिंग कितनी हो रही है, 2 बार पेयरिंग हो रही है, तो प्लस क्या हो जाएगा, B। इसी को आप थोड़ा सा और समझिए, ये जो डेल्टा नॉट है, इस डेल्टा नॉट को इसको 10dq भी बोला, इसको भी एक आर्बिट्री वैल्यू दे दी गई 10dq। अगर हम 10dq यहां रखना चाहें बताइए क्या हो जाएगा, -2/5 इंटू 10dq, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 4dq। तो कल अगर आप CFSE निकालना चाहे तो 5 हो जाएगा इंटू 4dq प्लस 2। तो जो आपका अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से डील कर सकते हैं। ये थी CFT अप्लाइड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि CFT अप्लाइड टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो हम लोग इंसान हैं और जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। ये जो जरूरत के हिसाब से जो कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, ये केमिस्ट्री में खूब होता है। जैसे ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें, और सब लिखते हैं तो बहुत हो जाता है। तो कुछ हम बदलाव करेंगे, देखिए तो बदलाव क्या होगा या बाद में देखेंगे। फिलहाल स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई भी ये चीज ऑक्टाहेड्रल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक मेटल है, ये हमारे पास लिगेंड्स है। अगर हम इस लिगेंड्स में ये जो जेड एक्सिस के लिगेंड्स हैं इनको खींच के इनफाइनाइट में कर दें तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो जो हमारे पास मौजूद था अब तक ऑक्टाहेड्रल, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सवाल ये उठता है कि कौन से डी ऑर्बिटल, कौन से लिगेंड्स को खींचा जाए। तो सिमेट्री कहती है कि हमको जेड एक्सिस के लिगेंड्स को खींचना चाहिए, क्योंकि जेड एक्सिस के लिगेंड में ही क्या है, जेड एक्सिस डी जेड स्क्वायर, इसमें 2 डायरेक्शन है, और डी एक्स वाई की बात करेंगे तो वहां 4 डायरेक्शन है। अगर वहां कहते हैं कि 2 लिगेंड को खींचना है तो एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसको खींचेंगे, कि इसको खींचेंगे, और कहीं इसको खींच दिया इनफाइनाइट पे, तब तो क्या बन जाएगा, शीशा बन जाएगा, SF4 का शेप बन जाएगा। और हमको सामना किससे करना है, स्क्वायर प्लेनर से। इसलिए बढ़िया है कि हम जेड एक्सिस के लिगेंड्स को इनफाइनाइट खींचें, और जो आपने जेड एक्सिस के इनफाइनाइट पे खींच दिया है तो जेड एक्सिस में जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया है, कम। लेकिन एक्स वाई में इंटरेक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि स्क्वायर प्लेनर अपने आप तो नहीं बनने वाला,
स्क्वायर बनने से पहले क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो देखिए आप लोग, ये यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ये देखिए जगह कम है, क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 5 d ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी बराबर है। देखिए हमारे पास फ्री आयन है, इसमें योर फ्री आयन। जो पहले फील्ड आई वो हमारे पास आई स्फेरिकल फील्ड। तो स्फेरिकल फील्ड, पांचों की एनर्जी बढ़ गई है, तो जो फील्ड थी वो आपकी स्फेरिकल फील्ड। फिर हमारे पास आई ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई और 3 की एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। आप देख रहे हैं साफ साफ। और ये जो वैल्यू थी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डेल्टा नॉट, या बोल रहे थे 10d क्यूब। ये हमारे पास किस फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी थी, दिस इज योर -2/5 डेल्टा नॉट। और जो फील्ड थी वो कौन सी फील्ड थी? ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और जो यहां पे ऑर्बिटल थे, ये 2 ऑर्बिटल थे, कौन कौन से देखिए? एक था dx² - y² और एक था dz। 2 ऑर्बिटल है। और जब हम कहां जा रहे थे? स्क्वायर प्लेयर की ओर, तो अब तो ये भी टूट गए। और इसके लिए ध्यान से देख लीजिए कि जब ये लिगेंड सिर्फ अलोंग द एक्सिस रह गए हैं, अलोंग द एक्स वाई एक्सिस रह गए हैं, जेड एक्सिस नहीं है, इसका मतलब ये जो dx² - y² इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। दोनों एक ही एक है, दोनों एक है, जितना ये ऊपर गया उतना ये, और जो ऊपर गया ये गया dx² - y², जो यहां गया वो क्या हुआ? अब सवाल ये उठता है यहां क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जब लिगेंड्स यहां पर अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इन ऑर्बिटल पे आंच आ रही है, इंट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर यहां आंच आ रही है तो ये देख रहे हैं आप, ये dxy है, यहां देखिए dxy ऑर्बिटल है कि नहीं, जो कि इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये dxy है। तो कुछ ना कुछ फर्क तो dxy पे भी पड़ेगा। dyz पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसके परपेंडिकुलर है। dxz पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जो आप dxy यहां देख रहे हैं, इस पे तो फर्क पड़ेगा। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब बताइए, जो एनर्जी बढ़ रही है वो सिर्फ एक की बढ़ रही है, किसकी? dxy की। लेकिन जो 2 हैं dyz और dzx, इनकी एनर्जी फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि जब एक की एनर्जी बढ़ेगी तो 2 की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती है। तो देखिए ये एनर्जी बढ़ गई है 1 की, और अब जो एनर्जी कम होगी वो 2 की कम होगी। फिर वही चीज, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां आपको 3 स्प्लिटिंग एनर्जी का सामना करना पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तो ये जो फील्ड हुई ये कौन सी हुई? स्क्वायर प्लेनर। और हमसे ये कहा जाए कि स्क्वायर प्लेनर फील्ड में एनर्जी कितनी हुई? तो डेल्टा एसपी। तो डेल्टा एसपी बिकम्स व्हाट? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। फिर कभी अगर लेक्चर डिस्प्ले करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग से बोलेंगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं। क्योंकि अगर ये वैल्यू कम होती तो ये वैल्यू कहां होता? ये भी ऊपर पहुंच जाता, और जेड स्क्वायर कहां पहुंच जाता? नीचे पहुंच जाता। और तब ये बोलना कि एसपी इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 है, ये बात सही नहीं होती। तो ये सिर्फ बात तब ही सही है
जब स्प्लिटिंग इस तरह से हो रही हो, और इस तरह स्प्लिटिंग तब होगी जब ये दोनों बहुत दूर दूर होंगे, तो ये फिर कौन सी हुई? स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब आप कह सकते हैं कि डेल्टा एसपी इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है? कम है। तो इनका रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि डेल्टा एस पी इज 1.9 डेल्टा 1.3 डेल्टा नॉट when we consider same settlement line and same ligand for given settlement line and ये था CFT applied to square complex. टेट्राहेड्रल फिगर। देखिए, जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो ऑक्टाहेड्रल को समझाने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम क्यूब को सपोज कर ले एक एटम की तरह, तो 6 फेस है, और अगर यहां 6 फेस है तो 6 फेस से 3 एक्सिस निकल रही है। देख रहे हैं आप लोग? ये 3 एक्सिस बाहर निकल रही है, एक्स वाई और। तो जब लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आ रहे थे तो 6 आएंगे, क्योंकि 6 फेस थे, 6 डायरेक्शंस हैं। लेकिन अगर यही लिगेंड अल्टरनेट कॉर्नर पे आए, इसका कॉर्नर ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये। ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखिए, ये पिक्चर अपने आप में बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शेप बनेगा, ये शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। दोबारा फिर देखिए इस शेप को, ये शेप इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, ये क्या हुआ आपका? टेट्राहेड्रल। तो जब टेट्राहेड्रल होगा तो लिगेंड्स कहां आ रहा है? लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल बीच में नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में होता तो बॉन्ड एंगल जो है वो 135 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन हमको मालूम है कि जो ये बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री है, 28। तो although ligands are approaching towards central metal ion in between the axis, but not exactly, बिल्कुल बीच में नहीं है। और इस बिल्कुल बीच में ना होने का एक चीज खत्म हो गई। वो जो चीज खत्म हुई, वो क्या चीज खत्म हुई? सिमेट्री कहीं लॉस हो गई। सिमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है, सिमेट्री लॉस हो गई। और सिमेट्री को देखने का नजरिया होता है। जैसे बुक्स कहती हैं कि ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल है। देखिए बुक्स में खूब लिखा हुआ है, ये बुक्स में बना हुआ है कि ह्यूमन बॉडी क्या है? सिमेट्रिकल है। आप कहते हैं हाँ तो सिमेट्रिकल है, लेकिन सिमेट्रिकल तो नहीं। बायो वाले कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है,
दिल तो इधर होता है, इधर नहीं होता है। तो बॉडी के अंदर इंटरनल सिमेट्री नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सटर्नल सिमेट्री। तो कोई जुट जाए तो कहें साहब आप गलत, बिल्कुल वही चीज तो यहां भी है। टेट्राहेड्रल आपको सिमेट्रिकल दिखाई पड़ सकता है, लेकिन जब इसकी बात होगी, एंगल की बात होगी, तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। और सिमेट्रिकल ना होने से एक जो वर्ड है वो जी ओमिट कर दिया जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्री आयन है, और जो हमारे पास पहले फील्ड आई ये आपकी स्फेरिकल फील्ड थी। उसके आगे जब बहुत दूर थे स्फेरिकल फील्ड फिर भी रहेगी, जब और करीब आएंगे तो लिगेंड्स कहां आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, और जो इन बिटवीन द एक्सिस है वो कौन से हैं, T2G। T2G, तो भाई यहां पर ये T2G है, और 3 एनर्जी बढ़ रही है और 2 एनर्जी कम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, सिमेट्री खत्म हो गई। और जब सिमेट्री खत्म हो गई तो हम T2 तो लिखेंगे लेकिन G नहीं लिखेंगे, यहां E लिखेंगे लेकिन G नहीं लिखेंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और फिर यहां पर ये आपका डेल्टा T है, यहां फिर भी वही बात CFSE, यहां भी वही चीज हो जाएगी। ऊपर के हिसाब से होगा तो क्या होगा बताओ, -3/5 डेल्टा T। और जब ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या होगा बताओ, +2/5। बाकी सब कॉन्सेप्ट फिर वही चलेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक, डेल्टा T इज ग्रेटर देन P। बताइए अगर डेल्टा T इज ग्रेटर देन P तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बजाय ऊपर जाने के नीचे पेयरिंग होना पसंद करेगा, तो फील्ड कौन सी होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग होगी। और इफ डेल्टा T इज लेस देन P क्या होगा आपका। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ 3 बातें यूज की CFT के बारे में, और CFT में जो भी स्टार्टिंग थी वो ऑक्टाहेड्रल से हो रही थी। दरअसल ऑक्टाहेड्रल से ही हम स्क्वायर पिलेन बना सकते हैं, और स्क्वायर पिलेन को फिर चाहें तो टेट्राहेड्रल में चेंज कर सकते हैं। फिर ये टॉपिक और हाई फाई हो जाता है, इसको फिर किसी लेक्चर में डिस्टॉर्शन के नाम से लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, थैंक्स।